Okay, students, today I would like to start this new topic of moving charges and magnetism. Ampere circuital law. एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए, जब बात एम्पियर की आती है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट की बात आ जाती है। इसके बाद सर्किट, आपको ये पता है जब तक हम कोई सर्किट डिज़ाइन नहीं करते तब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती, इसलिए इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ के एनालॉगस है, गॉस लॉ के समतुल्य है। उसमें जैसे गॉस लॉ था, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट। तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है यह भी इसी के अकॉर्डिंग है, इसी के अनुसार है। जैसे दिस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है और यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल है। इसको हम बोलते हैं एरियल इंटीग्रल और इसको हम कहते हैं लीनियर इंटीग्रल, or it is also known as surface integral and this is known as line integral। और यहाँ पर देखिए 1/ε0 क्यू नेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, म्यू नॉट इंटू आई ये मैग्नेटिज्म में है, और बात हम करंट की कर रहे हैं, इसलिए दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या? इसको हम कहते हैं द लाइन इंटीग्रल along a closed path, along a closed path। in a circuit is mu naught times the current enclosed in path। This vector b dot vector dl is equal to mu naught I। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इस डीएल को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल और ये है डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज कॉल्ड थ्रेडिंग करंट। इट इज आल्सो नोन एज थ्रेडिंग करंट। थ्रेडिंग करंट का मतलब ये है कि ये वह करंट है जो इस क्लोज्ड पाथ में फ्लो कर रही है। इस क्लोज्ड पाथ से जो अटैच है उसी को हम बोलेंगे थ्रेडिंग करंट। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, आपको ऑलरेडी ये पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको अगर हम आगे लेना चाहते हैं तो दिस विल बी रिटन एज बी डी एल कॉस थीटा is equal to mu naught I। What is theta here? Theta, suppose that this is vector B and this is vector dl, तो दोनों के बीच ये जो एंगल है इसको हम थीटा बोलेंगे। तो इस लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है एक बार फिर से सुन लो। द लाइन इंटीग्रल ऑफ
vector B along a closed path in a circuit is mu naught times the current enclosed in path. So this will be integral of vector B dot vector dl is equal to mu naught I, or integral of B dl cos theta, because it is dot product, is equal to mu naught I. आइए इसका प्रूफ दिखाते हैं। यहां पर एक वर्ड आ रहा है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है इसको देखिए। सपोज दैट यह एक वायर है, इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और इसकी पूरी लेंथ है L। तो इसके लाइन इंटीग्रल का मतलब है टोटल लेंथ L। अगर इस वायर को हम एक सर्कल में मोड़ दें और इसमें I एम्पियर की करंट सप्लाई करें, तो इसके लिए जो लाइन इंटीग्रल होगा, यदि इसका रेडियस r है तो दिस विल बी 2 पाई r। तो इस तरह से लाइन इंटीग्रल का मतलब है जो पाथ इलेक्ट्रिक करंट का है उसी को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अब अगर सर्कुलर पाथ है, चूंकि क्लोज्ड पाथ की बात हो रही है, तो यहां पर हम ये देखेंगे, अगर इसको हम पॉइंट ले लें, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dl। अब अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dl। उसी तरह से इस पॉइंट पे अगर हम आ गए तो दिस विल बी वेक्टर dl। तो इस तरह से ये लाइन इंटीग्रल जो हमने इसको लिया है वेक्टर dl, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन जानने के लिए हम जिस पॉइंट को लेते हैं उस पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो वही जो टेंजेंट है वही टेंजेंट इसके डायरेक्शन को शो करता है। अब जैसे था कि दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर dl, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो यदि मान लीजिए कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लें, ये कोई पॉइंट हमने ले लिए। अब इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट इस डायरेक्शन में हम लें ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज दैट हम इस तरह से ले लेते हैं, तो इनके बीच का ये जो एंगल बनता है यही वेक्टर B और वेक्टर dl के बीच का एंगल है। तो ये हो गया वेक्टर dl। प्रूफ में चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक वायर है, जो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ये, और इसमें हम I एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। दिस मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में ऐसे बाहर की ओर निकलती है और क्लोज्ड पाथ बनाती है। तो ये एक क्लोज्ड पाथ है। आइए इस पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं और इसका डिस्टेंस यहाँ से हम R ले लेते हैं, और मान लेते हैं ये करंट इसमें इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। अब इस पॉइंट P पर हम ये मान लेते हैं कि ये है वेक्टर dl और ये डायरेक्शन है वेक्टर B का। इस पॉइंट P पर वेक्टर B और वेक्टर dl दोनों के बीच कोई एंगल नहीं है,
सेम एंगल पे दोनों हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग जब लाइन इंटीग्रल लेते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, सो इट विल बी रिटन एज बी डीएल cos 0, b dl cos 0, so this will be b dl. Now here b take out, it is dl. So b की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर इंटीग्रल ऑफ dl। इंटीग्रल ऑफ डीएल इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, दिस विल बी 2 पाई आर। ये जो क्लोज्ड पाथ यहां पर बना है वही इंटीग्रल ऑफ डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। सो दिस बिकम्स 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, वी हैव म्यू नॉट आई। तो इन दिस वे इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसे आप जान चुके हो म्यू 0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये है प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ का। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर लेते हैं और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक पॉइंट P लेते हैं जिसका वायर से डिस्टेंस है R। अब इस पॉइंट P से लेते हुए हम एक क्लोज्ड पाथ बना लेते हैं और सपोज करते हैं कि इसमें ये करंट इनक्लोज्ड है, यानी इस पाथ में ये करंट रन कर रही है। अब इस पॉइंट P पर करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो अब पॉइंट P पर ये चूंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं तो ये डायरेक्शन है वेक्टर B का, तो यही डायरेक्शन है वेक्टर DL का, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। तो अब फार्मूला अप्लाई करिए, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डीएल cos 0। सो इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, बी बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ डीएल, बी की वैल्यू यहाँ रखिए, इंटीग्रल ऑफ डीएल, और इंटीग्रल ऑफ डीएल आप जानते हैं इस क्लोज्ड पाथ की टोटल लेंथ है जो उसकी सरकमफरेंस हो जाएगी। तो ये हो गया 2 पाई आर, ये कैंसिल, वी हैव म्यू नॉट आई। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसी को कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए किया जाता है, और इसके पहले भी बायो सावर्ट लॉ से भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि बायो सावर्ट्स लॉ में आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, और जब उसकी वजह से आप निकाल लेते हो फिर उसका इंटीग्रल आप करते हैं तो होल वायर या होल सर्किट के लिए आपको मिलता है। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ में हमें किसी स्मॉल एलिमेंट को नहीं लेना होता, और दूसरी चीज हमें इसके वेक्टर से भी कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए यह शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हम पहला एप्लीकेशन लेते हैं टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। अभी हमने आपको दिखाया, मान लेते हैं यह एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट आई फ्लो करती है।
करंट आई के फ्लो करने से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक पॉइंट P ले लिया। इस पॉइंट P का इस वायर से डिस्टेंस सपोज दैट R है। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, तो हम जान चुके हैं कि इस पर हम अगर ये डायरेक्शन हम वेक्टर B का लेते हैं तो यही डायरेक्शन वेक्टर dl का भी होता है। तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ B dl cos 0, क्योंकि वेक्टर B और वेक्टर dl के बीच में कोई एंगल नहीं है। तो ये हो जाएगा B dl। अब हमें B फाइंड करना है, इसलिए B को बाहर करेंगे इंटीग्रल ऑफ dl। और आप ये जान चुके हो कि इंटीग्रल ऑफ dl होता है 2 पाई r। तो इस तरह से ये हो गया B इंटू 2 पाई r। अब बाई एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। और I ये थ्रेडिंग करंट है, तो जो करंट हमने यहाँ से फ्लो कराई है वही इसका थ्रेडिंग करंट बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी जगह हम लिखेंगे B इंटू 2 पाई r। यहां से हमने फाइंड किया एंड दिस बिकम्स म्यू नॉट आई, देयरफॉर B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई r। ये फार्मूला। और डायरेक्शन के लिए हम इसके पहले आपको बता ही चुके हैं कि इसमें अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो B का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज हो जाता है तब यही डाउनवर्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट डाउनवर्ड। नाउ second application, to find magnetic field at a point on axis of current carrying long solenoid magnetic field at any point on axis due to current carrying long solenoid. Now what is solenoid? अगर आप solenoid देखते हैं, solenoid अगर आपको बनाना है तो हम एक कार्डबोर्ड ले लें या वुडन का सिलेंड्रिकल शेप का ये रॉड ले लें। ये रॉड है, ये वुडन लकड़ी का भी आप बना सकते हो, कार्डबोर्ड का भी बना सकते हो। अब इसके ऊपर लैमिनेटेड कॉपर वायर हम इस तरह से लपेटते हैं, विंड करते हैं ऐसे। अब इस वायर के दो एंड मिले, इसे यदि हम एक सेल से अटैच कर दें और सेल से जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड आई है कि नहीं, इसके लिए आप इसके आसपास कंपास नीडल रखोगे तो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। वह डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इसमें करंट को सप्लाई करने से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। अब आइए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका एक्सिस है और इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लेना है। ये अगर हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं करंट का इधर, तो इस तरह से निकलती है
इधर हमने डायरेक्शन ले लिया करंट का, ये तो इसके ऊपर वाला ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होने से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर हो गया। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और नीचे ये देखिए करंट को हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि एक पोल नॉर्थ है और एक साउथ है, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमने ये ले लिया है ऐसे। तो इसको हम कहेंगे इनवर्ड टू द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर और उसको कहेंगे आउटवर्ड टू द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करनी है, जो कि पॉइंट कहां पर है, इसके एक्सिस पर है, यहां पे है। अब हम इस एक्सिस के एलॉन्ग एक पाथ बनाते हैं, ये पाथ है, ये पाथ है ए बी, पाथ हो गया ए बी। अब इस पाथ को हमें क्लोज्ड पाथ में कन्वर्ट करना है। क्लोज्ड पाथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप का पाथ यहां पर बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप का पाथ हो गया। तो ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर शेप का क्लोज्ड पाथ हो गया फॉर द सर्किटल लॉ। अब यहां पर हम देखते हैं इस तरह से ए बी, आइए मान लेते हैं ए से बी तक की लेंथ है x, ए से बी तक की लेंथ कितनी है, x है। यहां पर BC इस पे परपेंडिकुलर है और यहां पर AD इस पर परपेंडिकुलर है और DC इसके पैरेलल है। इस तरह का क्लोज्ड पाथ बनाते समय हम इस बात का ध्यान में रखते हैं कि जो लाइन DC है वह इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। इसका मतलब DC पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। अब हम AB के एलॉन्ग टोटल इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL लेते हैं पाथ AB के एलॉन्ग। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ A से B की ओर चलिए, A टू B वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस B से C की ओर चलिए, B टू C वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस C टू D चलिए, C टू D वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस D से A पे आइए, D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। आप इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में इसको पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए B से B, C से C और D से D कैंसिल हो रहा, सो A से B हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर A से B, B से C और C से D, फिर D से A पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो BC है वह इस पे परपेंडिकुलर है। तो इंटीग्रल ऑफ B टू C वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ D टू A। तो इंटीग्रल ऑफ D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, दिस बिकम 0। अब ये 0 क्यों है, यहां पर हम इसको दिखाएंगे। वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू B DL cos 90, इट इज 0। यहां पर वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर DL। अब ये वेक्टर DL है और ये
मैग्नेटिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है, जैसे ये dl है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट इसका 0 हो गया। और दूसरा हम देखते हैं इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl c से d तक, c से d तक, ये भी 0 है। इसका रीजन ये है कि यहां पर वेक्टर b 0 है। हमने पहले ही कंसिडर किया है कि CD मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो वहां के किसी भी पॉइंट पर वेक्टर भी 0 हो गया, इसलिए ये 0 आ गया। इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों इंटीग्रल और ये 0 के इक्वल हो गए, ये ड्यू टू परपेंडिकुलर और ये वेक्टर बी 0 होने के कारण। तो फाइनली हमें मिला क्या, A2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इक्वल टू क्या मिल रहा है, वेक्टर A टू B वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, यही हमें फाइनली मिल रहा है। अब वेक्टर B डॉट वेक्टर dl को हम लिखेंगे A टू B B dl cos 0। अब जरा यहां पर देखिए, ये है AB, तो वेक्टर dl इस पर जो परपेंडिकुलर प्लेन आती है वो वेक्टर dl बनती है और यही डायरेक्शन है वेक्टर b का, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। तो ये आ जाता है A टू B B dl और दिस इज इक्वल टू B बाहर कर लेते हैं A टू B dl, सो दिस बिकम्स dx। इंटीग्रल ऑफ A टू B dl इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं और ये लाइन इंटीग्रल टोटल लेंथ के इक्वल होती है, पार्ट AB का जो लेंथ है उसको हमने x सपोज किया है। तो इस तरह से इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू हो गया dx। अब यहां पर जब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं तो बाई एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड टू द पाथ, उसे हम सपोज दैट I डैश। हियर I डैश इज द करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ AB। अब आइए हम I डैश को कैलकुलेट करते हैं, यहां पर थोड़ा माइंड लगाइए। मान लो लेट अस सपोज लेट n be the number of turns in per unit length, in per unit length। अब A से B तक हमने लेंथ x लिया है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम A to B will be equal to nx। अब इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, यदि हम सपोज करें लेट I0 be the current flowing in one turn, flowing in one turn, therefore current enclosed by पाथ, कौन सा पाथ, ABCD, पाथ ABCD इज इक्वल टू nx I0। that will be current enclosed by
path ABCD is equal to mu naught x I0. Therefore, by ampere circuital law, integral of vector B dot vector dl is equal to mu naught x I naught, because this is I dash and this I dash is equal to mu 0 x I 0. यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, दिस इज इक्वल टू bx। तो अब यहाँ पर ये n x I0 here, so this will be n x I0, this is also n x I0. So bx is equal to mu naught n x I0, x cancel, we have b is equal to mu naught n I0. This is the formula to find out magnetic field at any point on axis of current carrying long solenoid. Here small n, if you want to calculate what is the value of small n, this small n is equal to total number of turns, let us suppose n, total number of turns in solenoid, that is capital N, and divided by length n. So small n can be obtained by this formula, total number of turns in solenoid divided by its length. Next, toroid. Toroid, magnetic field due to toroid. This toroid is known as endless solenoid. टोराइड को हम कहते हैं इंडलेस सोलेनाइड। ये इंडलेस सोलेनाइड कैसे हो गया? इसको बनाने के लिए एक सेल ले लिया और इसी का कंसेंट्रिक एक दूसरा सेल हमने ले लिया, ये दोनों एक दूसरे के कंसेंट्रिक हैं। मान लेते हैं इसकी रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, ये दोनों कंसेंट्रिक सेल हो गए। अब यदि देखिए ये एंडलेस हो गया, दिस इज एंडलेस, circular path is endless path, a sphere is also endless, so such types of solenoid is known as endless solenoid and its name is toroid। इसी को हम टोराइड बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये कॉपर वायर, लैमिनेटेड कॉपर वायर, इस पर हम विंड करते हैं, जैसे हमने लॉन्ग सोलेनाइड को बनाने में किया था, इस तरह से। अब इस वायर के दो एंड आ गए, एक ये है और दूसरा ये है। मान लीजिए ये एंड ए है और दूसरा एंड बी, या RS कर लेते हैं। ये जब इसमें करंट हम सप्लाई करते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी है, इसका शेप हम देखते हैं तो कैसा आता है, जैसे इस टाइप का अगर है, मान लीजिए इस तरह से है ऐसे, तो इस एंड पर तो कुल मिला के ऐसे सर्कुलर शेप आता है और इस एंड पर भी ऐसे सर्कुलर शेप आता है। उसके बाद जब हम इसके पास आने लगते हैं तब ये फ्लैट होने लगता है और इधर भी ये फ्लैट होने लगता है और यहाँ पे आके स्ट्रेट हो जाता है। तो इस टाइप का शेप हमको मैग्नेटिक फील्ड का मिलता है। अब हम देखते ये हैं कि इस
इंडलेस सॉलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड करें। यहाँ एक बात जानना और ज़रूरी है, ये जो है थिकनेस, ये थिकनेस है, तो इफ दिस थिकनेस इज कंसिडरेबल, अगर ये थिकनेस कंसिडरेबल है तो स्मॉल r को हम r1 प्लस r2/2 कर देते हैं, और अगर इसको हम बहुत पतला कर दें तो इसे r ही हम सपोज कर सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो यहां पर हम इसको एक आइडियल टोराइड मान के चलते हैं, तो आइडियल टोराइड का मतलब इस थिकनेस को हम इनफाइनेटली स्मॉल मान लेंगे, और जब ये थिकनेस इनफाइनेटली स्मॉल हो जाएगा तो R1 और R2 को हम स्मॉल r कर लेते हैं, R1 = R2 = स्मॉल r। लेकिन जब ये कंसिडरेबल है, ये थिकनेस कंसिडरेबल है, तो हम r को R1 + R2/2 से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से दोनों चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। आइए हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर देखिए दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ dl और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर db। अब हम इस पर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, तो वेक्टर B डॉट वेक्टर dl = b dl cos 0, दिस विल बी b dl, b को बाहर करिए, इंटीग्रल ऑफ dl। अब दिस विल बी b × 2πr। हमने इसको एक प्रकार से आइडियल टोराइड मान के लिया है, तो आइडियल टोराइड के लिए R1 = R2 = स्मॉल r, तो हमने यहाँ पे लिख दिया b × 2πr। अब जैसे हमने माना है लॉन्ग सॉलेनॉइड में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, देन स्मॉल n = कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2πr। अब यहां पर जब बाई एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl = μ0 I डैश। ये वो करंट है जो इसके पाथ में, अगर हम इसका ये पाथ ले लेते हैं तो इसमें ये इनक्लोज्ड है, यानी इस पाथ में ये करंट फ्लो कर रही है। अब इस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दिस करंट I डैश विल बी इक्वल टू, लुक हियर, n, ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ है, तो n × 2πr × I0। यहाँ पर I0 एक टर्न्स में बहने वाली करंट है, तो इसलिए I डैश की ये वैल्यू हो जाएगी। पुटिंग हियर वी हैव b × 2πr, इसकी वैल्यू वहां से मिल गई, इज इक्वल टू n × 2πr I0 μ0 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। सो b = μ0 n I0, दिस इज द फार्मूला। अब दोनों के लिए, दोनों सॉलेनॉइड का फार्मूला तो लगभग सेम है, स्मॉल n का कैलकुलेशन करना है, तो टोराइड के लिए स्मॉल n कैपिटल N/2πr और लॉन्ग सॉलेनॉइड के लिए स्मॉल n = कैपिटल N/कैपिटल L होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। आइए अब हम लॉरेंज फोर्स पे आ जाते हैं। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज नेम ऑफ साइंटिस्ट। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? देखिए, हम सपोज दैट ये एक चार्ज पार्टिकल है, अगर इस चार्ज पार्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये चार्ज पार्टिकल अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है तो इस चार्ज पार्टिकल पर
F इक्वल टू क्यू ई, इसके बराबर इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगता है और यह फोर्स इसको एक्सेलरेट कराता है किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और आप ये जान चुके अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट एक्सेलरेट होता है। जरा ये कंसिडरेशन हम यहाँ करते हैं। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है और इसमें मोशन भी है, तो ये दो फील्ड क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यदि ये डायरेक्शन हम वेलोसिटी का ले लें और ये डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लें तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बन जाता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो दो फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स लगता है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, हम कहेंगे व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, उसी फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता तब उस पर लॉरेंज फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो कंडीशन ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में रहता है, तब उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। और इस लॉरेंज फोर्स को निकालने के लिए वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, इस फार्मूला को प्रयोग में ले आते हैं। यहां पर हम ये देखते हैं वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B है, V क्रॉस वेक्टर B, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा, जैसे अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल के और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर ये डायरेक्शन होगा फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का। तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मूव करने से जो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर V वेक्टर B दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम इसको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अब अगर इसे हम स्केलर फॉर्म में ले आए तो F इक्वल टू हो जाएगा Q V B साइन थीटा, मॉडुलस कर दें तो मॉड ऑफ n कैरेट दैट बिकम्स 1, सो दिस विल बी Q V B साइन थीटा। इसी को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। अब इस लॉरेंज फोर्स में हम इस फार्मूला के बेस पर इतना तो कह सकते हैं, जब थीटा 0 हो, इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन वेक्टर B का है और यही डायरेक्शन वेक्टर B का हो जाए, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो दो तरह से हो सकता है, एक तो इसके पैरेलल और दूसरा इसके अपोजिट एंटी पैरेलल, दोनों तरह से हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है और ये वेक्टर B है तो ऐसे भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में थीटा 0 हो रहा है, इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन है इसके मोशन का, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है जो कि F max इक्वल टू QVB होता है। इस तरह से जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इंटर करता है, तब उस पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम होता है जो F max इक्वल टू QVB है। इस फार्मूला में एक खास चीज और देखिए, अगर B 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 है। अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है। इसलिए यहाँ कंपलसरी कंडीशन है कि जब तक कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, मोशन में नहीं आएगा, तब तक उस पर लॉरेंज फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब हम नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स,
हम ये जान गए हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो दो फील्ड क्रिएट करता है E और B, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इनको हम ऐसे शो करते हैं, ये फ्री स्पेस, इट इज along x axis, this is along y axis, and this is along z axis. And you know that unit vector along x axis I caret, unit vector along y axis j caret, and along z axis it is k caret, and this is origin O. जब यह चार्ज पार्टिकल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे कि ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो, इसका जो मोशन है, इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, जेड एक्स के डायरेक्शन में हो, तो जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर है वह एलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। तभी तो वेक्टर E और वेक्टर B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और साथ ही साथ वेक्टर V के भी परपेंडिकुलर हैं। तो जरा यहां पर बताइए, वेक्टर E इक्वल टू क्या होगा? E इंटू जे कैरेट, E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड जे कैरेट यूनिट वेक्टर along y axis. This vector V equal to VI caret. Similarly, vector B equal to BK caret. Now, what is total force? When a charged particle moves in magnetic field, then total force, that is called F net. Here, this is equal to F electrical force plus F magnetic force. Therefore, vector F net is equal to, this will be charge, suppose that Q, and here E vector plus Fm, this is Q vector V cross vector B. Now here this will be Q E J, यहाँ से plus Q vector V VI cross BK caret. This becomes QEJ plus Q VB, बाहर कर लो, I caret cross K caret. अब आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे, दिस इज QEJ caret plus QVB, दिस विल बी माइनस J caret, क्योंकि ये क्लॉकवाइज नहीं है इसलिए निगेटिव साइन। अब यहाँ पर हम Q और J कॉमन कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स E माइनस QV G माइनस VB, सॉरी J caret here. Therefore, if we want to find out magnitude of net force, then this will be Q into E minus VB, क्योंकि J कैरेट का जो मॉडुलस है 1 के इक्वल होगा, तो F नेट इतना आ जाएगा। अब जरा यहां कंसीडर ये करिए, इफ F net is equal to 0, then Q E minus VB equal to 0. Since Q is not equal to 0, therefore E minus VB equal to 0. So V is equal to E by B. The ratio of electric field and magnetic field is equal to velocity of the charged particles. This is called velocity selector. It is called velocity selector, और इसका यूज हम CRO में करते हैं या टेलीविजन में हम करते हैं, जो कि दो के दोनों आपके कोर्स से बाहर हैं।
तो सिर्फ नाम याद रखिए, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। नाउ मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying conductor in presence of magnetic field। आइए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें यह एक कंडक्टर है PQ। इस कंडक्टर में I एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। तो इस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, मान लेते हैं इस पर लगने वाला फोर्स ये है F। इस फोर्स का भी डायरेक्शन करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये डायरेक्शन है करंट का और ये डायरेक्शन ले लिया हमने वेक्टर B का, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए यहां पर हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर इसमें हम करंट सप्लाई करना बंद कर दें तो इस पर फोर्स लगना भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। जरा सोचिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वे मटेरियल हैं, जैसे मेटल, वे मटेरियल हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं, चार्ज कैरियर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सिल्वर गुड कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आसानी से उसमें करंट रन करती है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। और आप ये जान चुके हो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उस पर एक लॉरेंज फोर्स लगता है। तो यहाँ पर इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को हम लिख रहे हैं Fe इक्वल टू E इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। सो दिस विल बी EVB और यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो साइन 90, सो दिस विल बी EVB। ये मैक्सिमम फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन पर। अब इस फोर्स को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक फोर्स, दो टाइप का फोर्स होता है, एक माइक्रोस्कोपिक फोर्स और एक माइक्रोस्कोपिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है इसको हम यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फोर्स बोल रहे हैं। तो इस पे लगने वाला फोर्स EVB के अकॉर्डिंग होगा, जो कि हम लॉरेंज फोर्स के अनुसार लेते हैं। अब आइए हम मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यल हम इसका लेंथ ले लेते हैं। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया of this conducting wire and L length. Since n is equal to number of free electrons in per unit volume, not length, volume. So
total number of free electrons in conductor equal to NaL. This will be the total number of free electrons in whole volume of the conductor. अब यहां पर लगने वाला टोटल फोर्स तो F, this is the force acting on current carrying wire or current carrying conductor. This is equal to total number of free electrons into force acting on one electron. So this will be NaL. This is total number of free electron here, and EVB. So this will be NaEV into LV. और इस V को हम यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड मान के चलेंगे क्योंकि करंट फ्लो कर रही है, तो ये फार्मूला से I हो गया, तो I इक्वल टू LV। इस तरह से ये हम F इक्वल टू ILV इस करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं। अब यहां पर इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, सो दिस विल बी वेक्टर F इक्वल टू I, वी विल टेक हियर वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर B, तो हमारा ये फार्मूला बन गया I DL B साइन थीटा n कैरेट सपोज। अब अगर इसका हम मॉडुलस ले लें तो I DL B साइन थीटा, तो यहाँ पर ये थीटा एक एंगल है जो वेक्टर B और वेक्टर DL के बीच में है। यहाँ पर अगर थीटा 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो गया, थीटा 90 हो जाए तो फोर्स मैक्सिमम हो गया। इस तरह इस करंट कैरिंग वायर पे लगने वाली फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ILB। इस फार्मूला से हमें एक फायदा ये होता है कि हम B का यूनिट आसानी से निकाल लेते हैं। F इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो B इक्वल टू हो गया F अपान IL साइन थीटा। अब देखते हैं F की यूनिट क्या है, न्यूटन है, I का एम्पियर है, L का मीटर है, साइन थीटा एंगल है, कोई यूनिट नहीं उसकी। इस तरह से इसकी यूनिट बन गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और आप ये जान लें कि इसी को 1 टेस्ला भी बोला जाता है, दिस इज नोन एज 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला सिंबल T है इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इस फार्मूला से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो अगर डायमेंशन आपको निकालना है तो न्यूटन का तो M/L/T-2 हो गया, एम्पियर A हो गया, और ये लेंथ है तो L, तो इस तरह से M/T-2 A-1 ये इसका डायमेंशन हो गया। और आगे कर दें। सीरीज सिस्टम में इसको गाउस भी कहते हैं। 1 गाउस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला के आसपास होता है, तो इसलिए इसको आप रिमेंबर करिए, याद करिए। नाउ अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर कैरिंग करंट। तो हमारे पास ये 2 वायर है, एक वायर हम ले लेते हैं AB और दूसरा वायर है CD। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इन दोनों को हमने एयर में रख लिया है। आइए हम देखते हैं, इसमें करंट I1 हम और इसमें करंट I2 फ्लो करते हैं। यहाँ पर दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें
तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर हम करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट कर दें तो फिर इनमें रिपल्सन आ जाता है। अब आइए हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r और दोनों में प्रत्येक की लेंथ है l, इस तरह। तो अब वायर AB में जब करंट I1 सप्लाई की जाती है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वायर CD को रख देते हैं तब इस पर एक फोर्स लगने लगता है। उसी तरह से हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर CD में करंट I2 सप्लाई करते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में वायर AB को रख दें तो इस पर भी फोर्स लगता है। तो इस तरह से एक वायर दूसरे पर, दूसरा इस पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है। तो इसके लिए चलिए हम पहले कंसीडर कर लेते हैं वायर AB। वायर AB इनफाइनेटली लॉन्ग लेंथ का वायर है और जिसमें करंट I1 है, और वायर से R के डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम P ले लेते हैं। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई R। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस दूसरे वायर CD को जिसमें करंट I2 फ्लो कर रही है हम उसके परपेंडिकुलर रख दें तो उस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स F इक्वल टू अभी जो फार्मूला मिला है I2L B1 sin 90। सो दिस बिकम्स I2L B1। Now putting the value of B1, this will be mu naught upon 2 pi I1 by R। तो ये फार्मूला फाइनली आ गया म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो F इक्वल टू दिस मच। अब यदि हम L को 1 मीटर अज्यूम कर लें तो फोर्स एक्टिंग on per unit length of each wire, this is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 by R, force F on per unit length। इसमें एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है फालतू में। एक टॉपिक और कर देते हैं। So now last topic of this chapter, motion of a charge particle in a uniform magnetic field। Motion of a charged particle in a uniform magnetic field। Now let us consider magnetic field. This is uniform magnetic field inward to the plane of the paper, और एक चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में इंटर करता है। आइए हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v। अब जब ये चार्ज पार्टिकल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो इस पर लगने वाला फोर्स लॉरेंज फोर्स है, और उस लॉरेंज फोर्स का जो डायरेक्शन है वेक्टर v और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर है, जो कि एक सर्कुलर मोशन में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर जब सर्कुलर मोशन पे हम लेते हैं दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v और इसके परपेंडिकुलर विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो ये एक फोर्स होता है जिसको कि हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। तो ये सिचुएशन सिर्फ सर्कुलर मोशन में है, इसलिए जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है वैसे ही ये एक सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो जाता है।
अब इस पर लगने वाला, ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और चार्ज पार्टिकल q है, इसका मास m है और वेलोसिटी हम मान लेते हैं वेक्टर v है। तो इस पे लगने वाला जो लॉरेंज फोर्स है, यही लॉरेंज फोर्स इसे नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स देता है। तो QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये सेंटीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर QB इज इक्वल टू mv बाई r, सो r इक्वल टू mv अपॉन QB। इस फार्मूला से हम रेडियस ऑफ पाथ कैलकुलेट करते हैं, तो r इक्वल टू mv बाई QB। और यदि हम नंबर ऑफ रोटेशंस लें या फिर टाइम पीरियड लें, तो t इक्वल टू दिस विल बी 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। 2 पाई r मीन्स total length of this path in one complete revolution and divided by velocity of the charge particle. So this will be 2 pi upon v into value of r, that is mv upon qb। v से v cancel, we get 2 pi m upon qb। अब number of revolutions per second, this will be 1 by t, so qb अपॉन 2 पाई m। इसमें एक बात और समझना है, यदि ये चार्ज पार्टिकल्स 90 डिग्री पर इंटर न करे, किसी एंगल थीटा पर इंटर करे, तो इसका पाथ एलिप्टिकल हो जाता है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए ये वेक्टर b है और ये वेक्टर v है, एंगल यहाँ पर थीटा है, इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक हो गया Vx और दूसरा इसके परपेंडिकुलर हो गया Vy, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड दिस इज वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट V cos थीटा, वर्टिकल पार्ट V sin थीटा। So due to this horizontal path, it will traverse in horizontal direction, and then due to this vertical part V sin theta, it will travel in vertical circular path। तो इस तरह से मिक्सिंग पाथ इसका हो जाता है, जिसको कि एलिप्टिकल बोलते हैं। इसका अगर हमें इसमें जो सर्कुलर पाथ बनता है उसका रेडियस लेना है, तो हम फार्मूला ले लेते हैं mvy डिवाइडेड बाई qb। सो दिस विल बी mv sin थीटा अपॉन qb। और जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल उसको हम बोलते हैं पिच। तो अगर हम पिच निकालना चाहते हैं, तो पिच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड कर दें। सो दिस विल बी v cos थीटा इनटू t एंड t विल बी टेकन फ्रॉम हियर। तो इस तरह से हम इसका पिच निकालते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।